विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। आप भी एक प्रत्याशी को लेकर हमने देखा, चुनाव के दौरान आप प्रचार प्रसार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। आपकी भी गवर्नमेंट आ चुकी है, अब आप क्या अपेक्षा रखती हैं अपनी सरकार से? पहले तो मैं इस गरोठा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, गरोठा मोड़ समता सीट है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, जनता को जिसने वोट दिया है, ये जीत उनकी है, इसलिए उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं हमारी कि उन्होंने ये जीत जनता की जीत है और महिलाओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी बन गई है और सरकार बनाएगी अपनी, और जल्दी शपथ ग्रहण समारोह भी होने जाएगा। उसके बाद में आप क्या अपेक्षा करेंगी, खासतौर से महिलाओं के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या चाहेंगी, अपेक्षा करेंगी सरकार से आप? सरकार से मेरी अपेक्षा यह रहेगी कि झांसी न्यायालय में, सत्र न्यायालय में पोस्ट कोर्ट है, उसमें शासन से मैं अपेक्षा करूंगी कि कोई एक महिला एडीजीसी क्रिमिनल की नियुक्ति करें, जिससे वादिया है या वादिया की जो पोस्टों में नाबालिग बच्चियां होती हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध जो घटित होता है, इसके बाद सत्र परीक्षण के दौरान उन्हें न्यायालय में पेश होना पड़ता है अपनी गवाही के लिए। तो वहाँ जो सरकारी वकील गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नियुक्त किए हुए हैं, तो वो जेंट्स हैं, तो बच्चियाँ अपने साथ हुए क्रूअल्टी को, अपने साथ हुए अवांछनीय व्यवहार को बताने में और गवाही के तौर पर न्यायालय में रखने में उन्हें परेशानी होती है। इससे बेहतर होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से या शासन से यह मांग करूंगी कि कोई वहाँ एक महिला एडीजीसी क्रिमिनल नियुक्त कर दी जाए, जिससे गवाही में उन बच्चियों को सहज लगे और सुगमता से वो अपनी बात, उनके ऊपर जो हुए अत्याचार, उनके साथ हुई जो दुर्दांत घटनाएं, वो अपनी गवाही में स्पष्ट कह सकें। क्योंकि बच्ची जो है ना, वो महिला के साथ बड़ी सहज होती है, तो वो जब अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाएगी, जब ही अभियुक्त को सजा मिल पाएगी। अगर वो अपनी बात सही से नहीं रख पाएगी तो कहीं ना कहीं अभियुक्त को उसको लाभ मिल जाएगा, अभियुक्त छूट जाएगा और उसको सजा नहीं मिल पाएगी। एडीजीसी अभी हाल ही में आपने बताया कि जेंट्स हैं, तो आप चाहती हैं कि कोई लेडीज भी हो, ऐसी अपेक्षा मतलब आप रखती हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि कम से कम पोस्को कोर्ट के लिए एक महिला एडीजीसी क्रिमिनल हो जाएगी तो बच्चियों को अपनी बात कहने में सुगमता रहेगी, जिससे अभियुक्तों को बच नहीं पाएंगे, अभियुक्तों को सजा मिल जाएगी, क्योंकि गवाही पर ही सजा डिपेंड रहती है। गवाही जिस तरह की न्यायालय में प्रोसीड होगी, उसी तरह से अभियुक्त को सजा मिलेगी। अगर गवाही सही तरह से बच्ची अपनी बात नहीं कह पाती, अपनी बात को सही तरह से नहीं रख पाती, शर्माती है, असहज महसूस होती है, तो वो बच्ची अपनी गवाही जो है वो नहीं सही से दे पाएगी, तो उसका अभियुक्त को। तो आप ऐसा पत्र लिखने जा रही हैं शासन को, या फिर कोई वर्बली तौर से आप स्वयं जाकर उनसे मिलकर ये बात कहेंगी? नहीं, मैं शासन को एक पत्र भी लिखूंगी और वर्बली भी आपके अंसार जी, आपके माध्यम से मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को कम से कम एक महिला एडीजीसी बनाना चाहिए, जिससे बच्चियाँ अपनी बात कहने में सहज हो सकें और उनके ऊपर जो अत्याचार, जो घटनाएं हुई हैं, उनके लिए उस आरोपित व्यक्ति को, अभियुक्त को सजा मुकर्रर हो सके। हाल ही में देखा गया है कि काफ़ी महिलाओं के साथ अत्याचार होते चले आ रहे हैं, और वो सरकार कोई भी रहे, ये देखा गया है कि वो रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या कारण है कि महिलाएं इतनी असुरक्षित महसूस कर रही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इस पिछले 5 सालों में तो ये घटनाएं बहुत रुकी हैं। ऐसा नहीं है कि बराबर होता आ रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में जो वर्तमान में या पिछले 5 सालों में जो महेंद्र श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, बीजेपी शासन चल रहा है, तो इसमें महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं। एक आध घटना ऐसी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घटनाओं पे कंट्रोल हुआ है, जीरो टॉलरेंसी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं रुकी हैं, घटनाएं रुकी हैं, लेकिन हाँ, फिर भी मैं महिलाओं को ये कहूँगी कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आवें, अधिक से अधिक महिलाएं वकालत में आवें, अधिक से अधिक बच्चियाँ कंपटीशन में आगे आएँ और अपना रास्ता और अपनी मंजिल को कवर करें। महिलाओं के लिए कोई संगठन आगे चल के आप कोई खोलना चाहेंगी?
हाँ, बिल्कुल मैं महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, अनाथ बच्चियों के लिए काम करना चाहती हूँ, वृद्ध महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, अनाथ महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। जेल में जो बंदी महिला कैदी हैं, उनके लिए भी मैंने वर्क किया है और आगे मैं वर्क करना चाहती हूँ। मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि किसी एनजीओ को, किसी महिला को जिसके पास फीस देने का पैसा नहीं है, जिसके पास घर चलाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, वो हमको बिल्कुल संपर्क करवें और मैं उनकी जितनी अच्छे से अच्छी मदद हो सकती है मैं निःशुल्क उनको मैं निःशुल्क कानूनी मशवरा दूंगी, निःशुल्क उनकी पैरवी करूंगी। और यदि उनको बिल्कुल ही बहुत ही बुरी कंडीशन में उनके बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा सही से नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सही से नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित है वो आवें और मैं उनकी पूरी तरह से आर्थिक रूप से भी मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अभी हमने आपके बारे में सुना है कि आप एक एज ए लॉयर कोई गरीब महिला या परेशान महिला आती है तो अपनी तरफ से उसको टाइप करवा देती हैं लेटर्स वगैरह, या कुछ भी ऐसा काम होता है आप जैसे उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं उसको दे देती हैं। तो ऐसे आपके जो विचार हैं वो बचपन से ही आए हैं या मतलब पेशे में आने के बाद, आपके जो वकालत का पेशा उसके बाद आपके मन में ऐसे विचार आए हैं? नहीं, मैं वकालत में आने से पहले ही मैं एक अच्छे परिवार की और संस्कार परिवार की और समृद्ध परिवार की लड़की हूँ और मेरे घर में राजनीतिक माहौल शुरू से रहा है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और मैं इस पेशे में जब आई हूँ मैंने खुद भुगता है, मैंने उस परेशानी को खुद बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है कि जब महिलाओं का सहारा छिन जाता है, किसी बेटी का पिता बच्चों की केयर नहीं करता है, किसी महिला का पति उसकी केयर नहीं करता है, उसे मेंटेन नहीं करता है, उसे किसी तरह की सहूलियत खाना पीना या अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है या निगलेक्ट कर देता है या लाइन से पथभ्रष्ट हो जाता है, तो उन महिलाओं की जो परेशानियां होती हैं मैंने वो उस परेशानी को मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है क्योंकि मेरे ऊपर गुजरा है वो। मैं झांसी कचहरी में आई, मैंने वकालत सीखा तो वकालत को सेपरेट करते हुए किया है। तो आज मैं उस बात को महसूस करती हूँ कि महिला अगर उसका पिता उसको मेंटेन नहीं करता है, उसका पति उसको मेंटेन नहीं करता है, उसको ज़िंदगी से बाहर कर देता है, घर से बाहर कर देता है, क्रूरल्टी कर देता है, तो वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो तो सर्वाइव कर लेती हैं कुछ संघर्ष करने के बाद। जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, उनके साथ बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति होती है। तो प्लीज़ वो महिलाएं जिनको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सामाजिक स्थिति कमज़ोर है, पढ़ाने में बच्चों के लिए कोई मुझसे मदद मांगना चाहे, लीगल कोई मदद करना चाहे, हमसे मांगना चाहे, या कोई महिला है जिसके पास प्रार्थना पत्र टाइप कराने का पैसा नहीं है, मुकदमा लड़ने की पैरवी की फीस नहीं है और उसके पास नहीं है, तो कृपा करके वो महिला हमारे पास आवें और हमसे जितना हो सके, मेरा जो भी है मेरे पास आज वो मेरा उन्हीं के लिए। तो निश्चित है कि वो महिलाएं हमारे पास आवें और हमसे जितना अधिक हो सके उतना अपने आर्थिक जीवन को लेके, सामाजिक जीवन को लेके, एजुकेशन को लेके हमसे राय मशवरा भी कर सकती हैं और हमसे हेल्प भी ले सकती हैं। मैं उनकी हेल्प निःशुल्क करती हूँ और आगे करती रहूँगी सर। अच्छा, महिलाओं का मैंने भी एक सर्वे किया है तो कुछ महिलाएं बताती हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में या कोई भी जॉब वो करती हैं तो वहाँ थोड़ा सा उनके लिए कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो महिलाएं ये फील करती हैं कि वो असुरक्षित हैं या थोड़ी सी अभी हैं, तो बुंदेलखंड थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है सर, नोएडा गाजियाबाद की अपेक्षा यहाँ काफ़ी पिछड़ापन है, अशिक्षा भी है। तो ऐसे अशिक्षा में जब कोई बच्ची पढ़ लिख के और आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो पढ़ने जाती है तब भी उसे समाज में सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी कभी किसी बच्ची को परिवार में भी सपोर्ट नहीं मिलता है, पति का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, भाई बहनों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उन महिलाओं के लिए वाकई में ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है सर। हाल ही में देखा गया है कि फैमिली कोर्ट है आपके यहाँ, तो वहाँ पर भी ऐसे कई मामले आते हैं, कई ऐसे प्रकरण आते हैं कि अभी एक ही महीना शादी को हुआ और वो तलाक तक की पोजीशन उनकी हो जाती है। क्या कारण होता है आखिरकार? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मायके पक्ष का ससुराल पक्ष में दखल अंदाजी ऐसा कारण बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ये जो आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक इस तरह की बात है कि एक महीने के बाद ही पति और पत्नी में अलगाव हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, मामला परिवार न्यायालय तक पहुंच जाता है। तो ये वो व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास करती हूँ पंचायती राज में
कि जहाँ परिवार में अगर कोई बहू बेटे में बात बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर वो घर से ही शुरुआत होती है। अगर पत्नी में कोई विचार आपसी तालमेल की कमी है तो उसके परिवार के माता पिता को, मायके और ससुराल पक्ष दोनों को बैठ के उस मैटर को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। बहू को अपनी जगह समझा देना चाहिए, बेटे को अपनी जगह समझा देना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति है, बहू जो आई है अपने घर में वो दूसरे की बेटी है, उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें होती हैं तो महिला को दिक्कत होती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। महिला अशिक्षित होती है, जब वो ससुराल से बाहर निकाली जाती है तो स्थिति उसकी मायके में भी बहुत अच्छी बेहतर नहीं होती है, उसको भी वहाँ बड़ा कुछ केयरिंग नहीं होती है। तो महिलाओं के लिए मैं सबसे अच्छा मूल मंत्र यही देना चाहूँगी कि जितनी भी महिला शक्ति हैं और महिलाएं हैं बुंदेलखंड की, मैं उनसे करबद्ध निवेदन यही करना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ावें, बिजनेस में भी आगे बढ़ावें, वकालत में भी आगे करवें, जूडो कराटो में भी करवें, सरकारी वैकेंसियों में भी उनको आगे लावें, अधिक से अधिक उनको सक्षम बनावें कि जब उनके जीवन में कोई उथल पुथल आवे तो वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकें, एक मंजिल तक पहुंच सकें। ऐसा ना हो कि उनको इस आर्थिक तंगी में, अशिक्षा में वो कोई और गलत कदम ना उठा ले जिससे वो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे आ जाए। तो इससे अच्छा है कि माता पिता उन बच्चियों को पढ़ावें। और समाज का भी दायित्व है कि समाज में भी अगर कोई महिला की लाइफ बर्बाद हो रही है, बच्ची की लाइफ बर्बाद हो रही है तो सामाजिक संगठनों को और पुलिस को भी अपने स्तर पर मदद करना चाहिए। हम वकीलों को भी अपने स्तर पर उन महिलाओं बच्चियों का जिनको पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, पति पत्नी में मुकदमे शुरू हो जाते हैं विदिन 1 महीने में या 1 साल में या 5 साल में, तो ये हम वकीलों का भी कर्तव्य है कि हम वकीलों को भी उस मैटर को बढ़ाना नहीं है, उस मैटर से हमें कुछ कमाना नहीं है, हमें उस बेटी का जो मामला मुकदमे में आना है अति शीघ्र बैठ के उन दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनका घर बसाना है, ना कि उनको तलाक तक पहुंचाना है। तो ये हमारे वकीलों से भी निवेदन है कि उन बच्चियों का घर बार मतलब पैसे के लिए, फीस के लिए उनको सरवाइव न करने की मुकदमा चलता रहेगा, फीस आती रहेगी और उन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। तो मेरे झांसी कचहरी के अधिवक्ताओं से और जितने भी जिले में अधिवक्ता हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर बिटिया का, किसी बिटिया का या बहू का घर बार इस तरह से अलगाव पति पत्नी के बीच में होता है तो शुरू के ही दौर में आपसी बहुत छोटी सी बात में वो विवाद हो जाता है और न्यायालय और कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। इससे अच्छा है जैसे ही मामला न्यायालय तक आवे दोनों पक्षों के वकील बैठ के उस मामले को सुलझा देवे। तो इस बात से भी महिलाओं की जिंदगी काफी हद तक सुदृढ़ हो जाएगी और उनका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। तलाक की स्थिति आने से पहले ही उस घर को जोड़ के बैठा के ये कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबा मुकदमे को खींचेंगे फिर उनका राजीनामा कराएंगे, जब तक तो और आरोप प्रत्यारोप होने लगेंगे। जब तक कभी कभी बुंदेलखंड है, पिछड़ा क्षेत्र है, पति को ये जिद आ जाती है कि भाई अब 4 साल तुमने मुझे कचहरी में ला ही दिया है तो अब मैं क्यों तुम्हें रखूं घर में। तो ये चीजें भी बच्चियों को सुनना पड़ती हैं। लेकिन मैं उन पुरुषों से, उन भाइयों से भी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी काम ना करें कि महिला और पुरुष का मुकदमा न्यायालय में आवे और उनकी आपसी में दहेज प्रथा संबंधी मुकदमा और भरण पोषण संबंधी मुकदमा, घरेलू हिंसा संबंधी मुकदमा को आगे बढ़ने से अच्छा है दोनों पक्षों के वकील बैठे और दोनों पक्षों के वकील दोनों पक्षकारों को बैठा के, परिवार को बैठा के और सारी चीज समझा के। मैं मानती हूँ वकीलों के पास इतना अनुभव होता है कि वकील अगर कहेगा तो निश्चित तौर पर क्लाइंट बात मानेगा। और मैं ये कह सकती हूँ आज की डेट में मेरे पास शायद 2 मुकदमे हैं। साल भर में मेरे परिवार न्यायालय में कभी मैंने आज तक तलाक नहीं का फाइल किया है और कभी कोई तलाक का मैं मैटर जहाँ तक मैं दाखिल नहीं करती हूँ। आपस से सुलह समझौते से करके लड़का को समझाना, लड़की को समझाना, उसको मैं एक साथ भेज देती हूँ। कभी मैंने इस मसले पे मुकदमाबाजी से मैंने बढ़ावा नहीं दिया है, कंप्रोमाइज के लिए भी बढ़ावा दिया। आज मेरी 8 जूनियर है वो भी इसी बात पे विश्वास करती है कि कम से कम कंप्रोमाइज करके पति पत्नी को एक साथ जाना चाहिए, एक साथ गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। लड़की को भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने सास ससुर का सम्मान करना चाहिए। वो भी उसके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका भी आशीर्वाद जरूरी है और उनका सम्मान लेने में भी उनकी। एक मशहूर मैगजीन में अभी एक सर्वे छपा था, उसने साफ कहा था, लिखा था ये बात को कि ये बात सही है, थानों का भी सर्वे था उसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा मायके पक्ष की ससुराल पक्ष में दखल अंदाजी विवाद का कारण बनती है। इस बात पर आप क्या कहेंगे?
नहीं सर, हाँ बिल्कुल, ये जो उन्होंने उनका अपना सर्वे रहा होगा, ये उन्होंने सर्वे किया है। मैं सभी मेट्रो में ऐसा नहीं है कि 100 मुकदमे अगर झांसी कचहरी में लंबित हुए हैं तो सभी में ये मैटर है। हाँ, 1-2% मेट्रो में मैंने देखा है कि लड़की के मायके पक्ष का वो रहता है, लेकिन मेरे पास जो मुकदमे आए, अगर मैंने ये देखा भी है कि लड़की के माता पिता का दखलंदाजी है, तो मैं उनको समझा लेती हूँ कि आप दखल आज करेंगे अपनी बिटिया के वैवाहिक जीवन में, तो कल उसका बेटी का भविष्य अंधकार में हो जाता है, और उनको समझा दो, वो बात समझ जाए। ऐसा नहीं है कि वो अगर घर से नासमझी में कचहरी अपनी बेटी को लेकर चले आए और कुछ दिन मतलब 2-4 दिन उन्हें समझा लो बैठ के कि देखो तुम्हारी इस ससुराल पक्ष की इंटरफियर से आपकी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा, आपकी बेटी उस घर में नहीं रह पाएगी, आपकी बेटी का तलाक हो जाएगा, आपका बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। माता पिता जिस बच्ची को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने खून से बच्ची को सींचते हैं, सुरक्षा देते हैं, तो वो माता पिता भी मान जाते हैं। उन्हें प्रेम से और सम्मान से और तरीके से समझाने के लिए मान जाते हैं माता पिता, नहीं दखलंदाजी करते। और हमारे पास जितने मुकदमे हैं वो 99% मुकदमे माता पिता की, अगर लड़के के माता पिता की दखलंदाजी है तो भी मैं समझा देती हूँ कि देखो लड़का दुखी रहेगा तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अगर लड़की के भी माता पिता का दखल रहता है तो मैं लड़की के भी माता पिता को समझा देती हूँ कि तुम अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने जा रहे हो। और लड़का लड़की दोनों को भी समझा देती हूँ कि अब तो सरकार ने बेटियों के लिए इतना सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम बनाए हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी इतना अच्छा किया हुआ है कि दोनों पक्षों को बैठा दो कि समझा दो कि भाई ऐसा है, ऐसी गलती नहीं करना है। तो आजकल समझदार है लड़का लड़की, वो भी समझ जाते, लेकिन अच्छा काउंसिल मिल जाए, उसे भड़काने वाला काउंसिल ना मिले, अच्छा काउंसिल मिल जाए, अच्छी नसीहत देने वाले माता पिता मिल जाए। लड़की को भी माता पिता अच्छी नसीहत दें, संस्कार दें, लड़के को भी अच्छा संस्कार नसीहत दें, तो ऐसी नौबत नहीं आती है। और नौबत आ जाती है तो अच्छे वकील को वो अच्छे मशवरे से उनका घर दुल्हा बस जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पति पत्नी के मुकदमे में कंप्रोमाइज कराओ, अधिक से अधिक कंप्रोमाइज कराओ। तो सरकार भी ये कर रही है, जुडिशल भी ये कर रही है, तो अब बहुत हद तक रिश्ते बन रहे हैं, उनके घर बस रहे हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक जागरूकता संदेश? महिलाओं के लिए मेरा यही जागरूकता संदेश है, सारी बच्चियों के लिए, माता के लिए, बहनों के लिए, सभी मित्रों के लिए, कि बच्चियां अधिक से अधिक माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ावें लिखावें, अच्छे संस्कार देवें। और बच्चियों का भी ये कर्तव्य है कि माता पिता की जो खून की कमाई है उससे बच्चियां मन लगाकर पढ़ें, कड़ी मेहनत करके पढ़ें, और माता पिता का सम्मान रखें, माता पिता की बातों का अनुसरण करें, और माता पिता जो संस्कार दे रहे हैं उनको ग्रहण करें। इसी में बच्चों की भलाई। माता पिता कभी अपने बच्चों या बच्ची को गलत संस्कार दे, लेकिन बच्चियां उस संस्कार को ग्रहण करें और माता पिता की खून पसीने की कमाई को बहुत अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो, और हर क्षेत्र में बच्चियां आगे तरक्की करें, लेकिन माता पिता का विश्वास बनाए रखें, ये जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी में एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पहले करना चाहिए था। कुछ लड़कियां अपने आप को थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कम आंकती हैं, थोड़ा सा सोचती हैं कि ये पुरुष हैं, ये सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा सहमती हैं। उस महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो थोड़ी सी डरती हैं बाहर जाने आने में? मैं से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट है, सुरक्षित गवर्नमेंट है। पिछले 5 साल से योगी जी के समय से बच्चियों को सुरक्षा के लिए तमाम कड़े कानून बनाए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। बच्चियाँ बेफिक्र होकर घर से बाहर पढ़ने लिखने जावें, कोचिंग जावें, पढ़ाई सीखें, सिलाई सीखें, ब्यूटी पार्लर सीखें, जूडो कराटे सीखें, और अन्य भी जुडिशल क्षेत्रों में जावे, वकालत करवें और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। इसका थोड़ा सा रीजन ये भी है सर जी कि अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो निश्चित रूप में ये भावनाएं नहीं आएंगी। बच्चियों की एजुकेशन अभी भी बुंदेलखंड में लड़कों की अपेक्षा बच्चियों की एजुकेशन अभी भी कुछ पुअर है, और माता पिता अगर बच्चियों को भी बच्चों की तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बहुत जल्दी है यही भावना भी बच्चियों के मन से बिल्कुल निकल जाएगी।